Okay, Ji, I hope everybody can listen to my voice, or let's start with the session after the break. Any question from the online participants to start with? ताहिर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले कि वेब ऑफ साइंस के ऊपर हम चीजें बहुत सारी जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं रिलेटेड टू जर्नल्स। ठीक है, आप सबने अपने अपने एरियाज में अपने जो पेपर्स हैं उनको देखना शुरू किया होगा या श्योर कुछ ना कुछ देखा होगा कि क्या वो जर्नल जो है वेब ऑफ साइंस पे है या नहीं है। और वेब ऑफ साइंस जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि मेंटेन किया जाता है क्लैरिवेट एनालिटिक्स के जरिए। क्लैरिवेट एनालिटिक्स मास्टर जर्नल लिस्ट मेंटेन करता है जिसमें मुख्तलिफ जर्नल्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उनको इंडेक्सेशन दी जाती है और उनके चार डिफरेंट इंडेक्सेशन कैटेगरीज हैं। साइंस साइटेशन है, सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज है और इसके अलावा एक इमर्जिंग साइंस साइटेशन इंडेक्स है। ये चार किस्म के डिफरेंट साइटेशन इंडेक्सेस हैं जिनमें वो इंडेक्स करते हैं। और फिर 3 साल के बाद पहला इम्पैक्ट फैक्टर दिया जाता है जिसकी कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा हमने देखा कि वेब ऑफ साइंस पे मास्टर जर्नलिस्ट है और उसके साथ साथ एक जीसीआर हर साल पब्लिश होती है जिसको हम जर्नल साइटेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें इम्पैक्ट फैक्टर्स होते हैं। in itself master journalist is also quite गुड, या कहें कि उसके अंदर भी अगर कोई शामिल है तो वो गोल्ड कैटेगरी है या अच्छी कैटेगरी का जर्नल है। और अगर उसके अलावा वो इम्पैक्ट फैक्टर में भी आ जाता है तो इट मींस इट गोज इवन इट बिकम्स बेटर। सो ये एक तरीका कार है किसी एक जर्नल को सर्च करने का विच इज वेब ऑफ साइंस, जो हमने देख लिया उसकी हमने आपको दिखा भी दी, वेब पेज भी देख लिया आपने और आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें कुछ कंटेंट पेड है, लाइक जेसीआर इटसेल्फ आप सर्च नहीं कर सकते जेसीआर को। जेसीआर के लिए आपको क्लैरिवेट एनालिटिक्स की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, वो ऑथेंटिक सोर्सेज पे मिलती है। बट ये कि कुछ लोगों ने डाउनलोड करके वेब पे रखी होती है, आप वहां से कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मेजर सोर्स ये वेब पेज है। इसके अलावा राइट लेफ्ट चीजों पे आपने बिलीफ उतना नहीं करना। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है विच आई वुड लाइक टू कंप्लीट टुडे इज स्कोपस इटसेल्फ। ये स्कोपस का भी एक तरीका है, ये भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करता है और हम इसके थ्रू भी कैटेगरीज या क्वालिटी ऑफ जर्नल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओके। ओके जी, सो कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो जर्नल मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर आपको कुछ चीजें जो मैंने उस टाइम पे शो की थी वो ये थी कि इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसका सबमिशन प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं इफ आई जस्ट मेक इट। और इसके अंदर इसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका इम्पैक्ट फैक्टर है जो यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है 5.6, जो इसको 2023 में दिया गया है बट 2022 की साइटेशन की बेस पे दिया गया है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली और इसको हम 3 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर भी कहते हैं। देयर इज अनदर मीट्रिक विच इज कॉल्ड 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर। 5 साल का इम्पैक्ट फैक्टर भी कैलकुलेट होता है और डेफिनेटली एज द नेम सजेस्ट it is calculated based on previous 4 years publication and computed in the 5th year, so it has 5 year impact factor. इसके अलावा कुछ और मीट्रिक्स भी, लाइक यहाँ पे आपको एक और साइट स्कोर का मीट्रिक नजर आ रहा होगा 10.7। ठीक है, इफ यू क्लिक इट, सो इसकी भी एक डेफिनेशन है। लाइक अगर इसको आप देखेंगे तो आपको इसको थोड़ा सा इफ यू गो थ्रू इट you can get the understanding what do we mean by site score. Site score is another parameter to determine the quality of a journal. So if somebody can read, go through it. जी, कौन पढ़ेगा? आप पढ़े जी जी। जी Site score values are based on selection counts in the previous 4 years. That is, for example, 2019 to 2022. To peer reviewed documents, articles reviewed, conference papers, data papers, and book chapters published in the same 4 years divided by the number of these documents in these same 4 years. For example, 2019 to 2022. Beauty tables, photos,
दैट इज ये इनफैक्ट पैरामीटर जो लिया गया है वो स्कोपस से डिराइव्ड है। तो स्कोपस का रोल यहाँ पे वेब ऑफ साइंस नहीं है, बस स्कोपस आ जाता है। स्कोपस हम जाके देखते हैं कि वहाँ पे इसकी क्या वैल्यूज गिवन है। बट ये कि साइट स्कोर जो है ये क्या करता है, आप देखिए एक जर्नल है उसमें बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, हर पेपर को साइटेशन नहीं मिल रही होती। तो इम्पैक्ट फैक्टर इज बेस्ड ऑन जर्नल नेम। साइटेशन एक पेपर की 10 हो सकती है एक साल में, वो सारी की सारी काउंट हो जाएंगी। बट ओवरऑल उस जर्नल में जर्नल आर्टिकल्स तो ज्यादा पब्लिश हो रहे हैं। तो अगर हम इसको ले जाएं टुवर्ड्स अ माइनर एलिमेंट या फर्दर डिटेल में चले जाएं और पर आर्टिकल साइटेशन के ऊपर गौर करें कि एक जर्नल के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर 10.6 है, बट उसका पर आर्टिकल की साइटेशंस क्या है, तो आर्टिकल की साइटेशंस को कैलकुलेट करके अगर डिवाइड करें नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर, तो अब ये साइट स्कोर बन जाता है। Right, so this is another parameter to determine the quality of a journal, that every article in fact is being given citation. The higher the number, it means more average citations per article. So impact factor is overall for all articles, but site score is for single article within that journal. It is a detailed computation of further something जो के अंदर उसके छुपी हुई है। इससे तो जर्नल जो है सर की एफिशिएंसी जो है वो पता चल जाती है ना, जो रिसर्चर है तो उसको इससे क्या करते हैं? रिसर्चर को इससे बेनिफिट क्या हो सकता है, उसका जवाब तो आपको खुद ही देना चाहिए कि देखें आप एक रिसर्चर हैं, आपने कुछ पेपर्स पढ़ने हैं, रीडिंग और राइटिंग करनी है। रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है बेस्ड ऑन रीडिंग। तो आप अगर आप एक ऐसी जगह से पढ़ेंगे जिस जर्नल के साइट स्कोर अच्छा है, जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, तो आप अच्छे क्वालिटी की चीजें पढ़ रहे हैं, तो आपका बेस लाइन या आपका जो बुनियाद है वो अच्छी बनती जाएगी और आप एक अच्छी चीज लिखने के काबिल होंगे। ये आपको फायदा है। हाँ जी, ऐसे आपको पेपर पढ़ने चाहिए और छापना भी इधर ही चाहिए, फिर उसके चांसेस ज्यादा है बाद में साइटेशन के, बिकॉज दैट जर्नल इज अ गुड नेम, गुड रेपुटेशन। सो इफ यू पब्लिश देयर यू विल हैव मोर चांसेस ऑफ गेट साइटेशंस। नंबर 2, आप ये जो दूसरा आपका सवाल हो सकता है वो ये कि जो जिसने छापे हैं, जिसका आर्टिकल छपा हुआ है, उसकी क्या क्वालिटी है। उसका ये है कि उसका साइट स्कोर तो जर्नल के आर्टिकल से आ रहा है, बट इनफैक्ट अभी हम देखेंगे गूगल स्कॉलर साइटेशन के ऊपर इंसानों को साइट किया जाता है। तो जब आप साइट करते हैं तो वहां पे आपका H इंडेक्स, I10 इंडेक्स बनता है। दैट इज अनदर पैरामीटर जो कि उस ऑथर के नाम से आ रहा होता है। तो ऑथर की क्वालिफिकेशन वहां से शो हो रही होती है कि ऑथर हिमसेल्फ कितना साइट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे मिक्स पैरामीटर्स हैं, आपने अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए सोचना है कि मुझे इनका कहाँ पे किस तरह से फायदा हो सकता है। एट दी मोमेंट जो बताने का मकसद है वो ये है कि आप ऐसी जगहों से पेपर्स पढ़ें जो कि अच्छी जगहों पे पब्लिश हुए हों, क्योंकि फिर वो उनकी क्वालिटी इंश्योर की गई होगी बाय दैट जर्नल, बिकॉज देयर जर्नल्स आर पब्लिशिंग बेस्ड ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डिसीजंस। जब वो डिसीजन स्ट्रिक्ट होते हैं तो अच्छी चीजें निकलती हैं, बुरी चीजें नहीं निकलती इसके अंदर से। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्या चीज तुम करना चाह रहे हो जो कि एमजेल में नहीं है, जो इन 4 चीजों के अंदर कवर नहीं होती, जो मैंने अभी आपको मेंशन किए हैं? साइंस के टॉपिक्स, सोशल साइंसेस के टॉपिक्स, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के टॉपिक्स। अब क्या ऐसा करना चाह रहे हो जो इनमें से कहीं कवर नहीं हो रहा? देखिए उन लोगों ने नहीं पाकिस्तान में आपका सवाल है, उनका सवाल है। देखो आप ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने जब ये चीजें बनाई हैं तो इन्होंने हर वो चीज सोची है जो दुनिया में हो सकती है। ये आपसे ज्यादा अक्लमंद हैं। तो फिर they have not left anything which you can think of is not there. They have not left anything. आप जो नहीं भी सोच रहे इन्होंने वो भी उसके अंदर डाला हुआ है। तो ये आपका सवाल जो है ऑटो पे इसका जवाब आपके पास आना चाहिए कि जी मुझसे बहुत अक्लमंद है दुनिया में लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझसे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी। मट्टी जमीन की तह से लेके सैयारों के मतलब सारी गैलेक्सीज के सब मिला लें आप, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। तो आपका ये जवाब बनता है कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और वो इनके पास ना, वो होगा चीज होती है। तो ये नई चीज ही कर रहे हैं ना, नई पुरानी सब डाल रहे हैं ना। कलीमुल्ला तुम हॉकी तो नहीं खेलते हैं? तुम इस वक्त सिर्फ पास देना चाह रहे हो सलीमुल्ला को, क्या समीउल्लाह को?
कि मैं अपनी अपनी बॉल फेंक दूं अगले बंदे के पास। तो यार आपके सवाल का जवाब ये है कि भाई हर चीज जो आप कर रहे हो या कर सकते हो या सोच सकते हो वो इन्होंने सोची हुई और डाली हुई। पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ नई ऐसी चीज सोच रहे हो जो दुनिया ने ना सोची हो। नहीं हो सकता ये। वो कहीं ना कहीं कवर हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं कवर हो रहे होंगे। देखो सॉफ्टवेयर नया बनाना है तो सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शंस हैं, वो इसी मकसद के लिए ना। आप अपना आइडिया दें तो वहां मिलेगा ना आपको। आइडिया तो एग्जिस्ट करता है ना मेरी भाई, थ्योरी तो एग्जिस्ट करती है ना। आप एक नई चीज बनाना चाह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, आप नया चीज सोच सकते हो। कोई एक नई चीज से आप कहते हैं जी कि मैं टेलीपैथी को ना फिजिकली मैं इम्प्लीमेंट कर लूंगा, मैं बड़ा साइंसदान हूँ, 10 साल से सुबह सुबह दिन काम कर रहा हूँ और मैं अभी यहाँ बैठे बैठे एक बटन दबाऊंगा और मेरी बॉडी यहाँ से इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएगी। सही है। अब ये कहीं आपको लिखा हुआ नजर तो नहीं आएगा, लेकिन आप उस आइडिया के लिए साइंसिस के बहुत सारे जर्नल्स हैं जिसमें अपना काम आप सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे और वो आपके काम को एक्सेप्ट करेंगे। उनका सवाल ये था कि ऐसा कोई जर्नल ही नहीं है कि जिसमें कोई मेरे एरिया का काम हुआ हो। मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि चाहे कुछ भी आपका काम है, देखो 4 कैटेगरीज में ही होगा ना काम। साइंस का काम होगा या सोशल साइंसेज का काम होगा या ह्यूमैनिटीज का काम होगा या आर्ट्स का काम होगा। वो सब तो लिखे हैं उन्होंने, और क्या छोड़ तो कुछ छोड़ा तो कुछ नहीं है। सवाल फॉर द सेक ऑफ सवाल नहीं करना चाहिए ना कि जी बस सवाल ही करना है। मैंने सवाल के पीछे थोड़ा अकल भी इस्तेमाल करो ना कि सवाल बनता भी है कि नहीं बनता। तो ये सवाल नहीं बनता आप लोग, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। तो अब आपके सवाल का जवाब, आपका सवाल ये था जी पाकिस्तान का कोई काम। तो भाई मैंने बहुत पहले बार बार ये चीज कही है, आप क्लास में कम आते हो। मैंने ये कहा है कि जी आप जब भी कोई सैंपल स्पेस लेते हैं तो किसी एक जगह से लेते हैं ना। पाकिस्तान से लोगे, इंडिया से लोगे, एशिया से लोगे, यूरोप से लोगे, एक सैंपल स्पेस तो लोगे। तो पॉपुलेशन को वेरीफाई करोगे विद सैंपल स्पेस। सैंपलिंग और पॉपुलेशन का एक रिलेशनशिप होता है। आपका काम होता है पॉपुलेशन के लिए, आपकी जो एनालिसिस है, जो आपके रिजल्ट्स हैं, वो आपने एक पॉपुलेशन के लिए दिए। ठीक है। तो पॉपुलेशन उस पर क्यों काम करेगी या सोचेगी कि जी ठीक काम है, जब आपने इतना साइज लिया हो सैंपल का जो एप्लीकेबल हो पॉपुलेशन के लिए। तो चाहे आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हर दुनिया में हर बंदा कहीं तो काम करता है, तो उस पर वहीं का सैंपल स्पेस लेगा। ठीक है। अमेरिका वाला अमेरिका का लेगा, पाकिस्तानी पाकिस्तानी का लेगा, लेकिन वो ये चीज, वो लिंक, स्टैटिस्टिकल लिंक स्टैब्लिश करेगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात अमेरिका में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि मेरा इतना सैंपल साइज है कि जो वेरीफाई करता है फॉर एप्लीकेशन ऑन दी पॉपुलेशन एज। ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी काम करें, आप वहां के एरिया को लेके चल सकते हैं। यस, टाइटल के अंदर ये वर्ड लिखना मुनासिब नहीं होता कि आप लिख दें कि जी मेरा जो काम है वो सिर्फ पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, और लिख दें जी इन पाकिस्तान या इन आज़ाद जम्मू कश्मीर या इन चारसद्दा या इन पेशावर। ये गलत इसलिए है क्योंकि जब बंदे सर्च कर रहे होते हैं आपके काम को, आपको साइट करने के लिए, तो वो ऐसे काम को जनरली छोड़ देते हैं। एक अमेरिकन है, जब उसको एक टाइटल सर्च करना है, प्रॉब्लम सर्च करनी है, वो पेपर देखेगा और हम उसको लिखा नजर आएगा कि मियाँ शायद ने एक पेपर पब्लिश किया है जो कि टाइटल तो वही है लेकिन आगे लिखा हुआ है कि जी इट्स इन रावलपिंडी रीजन। तो वो कहेगा यार कि ये का मतलब है कि इसका काम पिंडी के लिए है, बस मेरा तो, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, तो व्हाई शुड आई रीड इस पेपर। वो आपके काम को छोड़ देगा। उसका नुकसान आपको होगा कि आपको साइट्स नहीं मिलेंगे, आपका पेपर जो है वो पॉपुलर नहीं होगा। तो हमेशा वो चीज, आप एक मार्केट में जब चीज बेचने जाते हो तो आप उधर क्या क्या चीज कोशिश करते हो कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा हो जो चाहे गोरा हो चाहे काला हो खरीदे। अगर आप उस पर लिख देंगे कि ये गोरे के लिए है, काले खरीदेंगे? काले खरीदेंगे? खुद लिख दिया आपने और आप वहां खड़े होके उसकी प्रचार भी यही कर रहे हो कि भाई ये प्रोडक्ट है गोरे के लिए, गोरे के लिए, गोरे के लिए, गोरे के लिए। तो उधर काला कौन खरीदेगा? आएगा ही नहीं काला। और दुनिया में काले हैं 2/3। ठीक है। तो आपकी तो प्रोडक्ट फेल हो गई। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी यहाँ पे सामने जहन में रखनी है। ठीक है ना। पॉइंट इज गुड, इज फॉर एवरीबडी। ठीक है। और इसको वो मतलब मैं शायद अगर थोड़ी सख्त जुबान भी इस्तेमाल करता हूँ उसके दिल पे नहीं लेता। ठीक है। हाँ जी जी सर, पूछे सवाल पूछे। हाँ पूछे। इसकी क्वालिटी मतलब क्वांटिटी और क्वांटिटी का कोई किसकी क्वालिटी क्वांटिटी के लिए? हमने पाकिस्तान की पॉपुलेशन को टारगेट किया, हम वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। हाँ, हम
सेलेक्ट कर लिया पाकिस्तान, ठीक है, उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी क्राइटेरिया कैसे सेट होगा, लाइक उसको डॉक्यूमेंट। मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। पास हमने 2 करोड़ पॉपुलेशन को टारगेट करना है और हमारी कम्युनिटी इसको टारगेट कर रहे हैं सर, ठीक है तो पाकिस्तान ने सैंपल स्पेस कितनी ली है? जी, बिल्कुल है, इसका रिलेशनशिप है, इसके फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको वो आगे एक जगह पे मैंने कवर भी कराने हैं। हम इसमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं, मार्जिन ऑफ एरर एक पैरामीटर है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये दो चीजें हैं, और इसके अलावा भी कुछ एसोसिएटेड पैरामीटर्स हैं। इनकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन साइज ये है, अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो और मार्जिन ऑफ एरर इतना रखूं तो इतना सैंपल साइज चाहिए मुझे टू गेट द आंसर्स, ओनली देन आई कैन कमेंट के ये एप्लीकेबल है पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। अदरवाइज आप वहां पे अपने कंस्ट्रेंट्स शो करेंगे, हर रिसर्च के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, आप लिखते हैं या कहते हैं कि जी मेरे पास नहीं है इतनी पॉपुलेशन, या सॉरी इतना सैंपल स्पेस नहीं हो सकता कि मैं पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करूं, आप लिख दें बीच में, आप कहें जी कि ये बेस्ड ऑन पैरामीटर्स बेंचमार्क्स, जब मैं सैंपल साइज देखता हूं तो ये 40,000 सैंपल साइज आ रहा है, आई कैन नॉट अप्रोच 40,000, सो मैं नहीं कर रहा इस काम को, मैं मेरी लिमिटेशंस है कि जी ये सिर्फ इस सेक्टर में एप्लीकेबल है रिसर्च, यू मेंशन इट, और इट इज एप्लीकेबल टू होल ग्लोब, ये भी कह सकते हैं आप। क्वांटिटी का आंसर होगा क्वालिटी पैरामीटर, क्वालिटी जैसे ये तो क्वांटिटी होगी, लाइक इतनी क्वांटिटी ऑफ सैंपल स्पेस होगी। अब ये जो हम सैंपल ले रहे हैं उसकी सेल्फ रेटेबिलिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, डेफिनेटली उसकी क्वालिटी इज डिफरेंट थिंग कि आप जिनसे आप एकेडमिक सेक्टर को करते हैं तो उसके अंदर आपसे लो लेवल टीचर्स को भी टारगेट कर सकते हैं, हाई लेवल टीचर्स को टारगेट कर सकते हैं, तो उनके अपने अंदर सैंपल स्पेस की क्वालिटी इज डिपेंडेंट अपॉन सम अदर पैरामीटर्स, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन पहले हम वो क्वांटिफाई तो करें ना, फिर इस पे आएंगे, अभी मे बी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर कहीं, अभी क्वेश्चन अभी स्टेज का नहीं है, अभी हमें फिलहाल ये देखना चाहिए कि, क्योंकि देखिए उसके अंदर आपकी फिर सैम्पलिंग की टेक्निक्स होती हैं, आप कहते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग में कर सकता हूँ, मैं बहुत क्वालिटी वाली सैंपल पे जा ही नहीं सकता, मुझे जो अवेलेबल है मैं उनसे सिर्फ आंसर लूंगा, क्योंकि अभी तो यही मुश्किल है कि आपको वो सैंपल स्पेस ही मिल जाए कि जो आप चाह रहे हैं। फिर आप अगर ये एक और कंस्ट्रेंट लगा देंगे जी कि सैंपल स्पेस भी मुझे इस क्वालिटी का चाहिए, सारे PhDs चाहिए, सारे मास्टर्स चाहिए, तो शायद अगले 10 साल तक आपकी रिसर्च ही पूरी ना हो। तो देयर आर नंबर ऑफ अदर पैरामीटर्स, एट द मोमेंट आर फोकस शुड बी कि हमें वो क्वांटिटी पूरी मिले, एंड देन क्वालिटी कैन बी डिटरमिन्ड लेटर, एंड यू कैन मेंशन इट एज अ कंस्ट्रेंट कि जी मेरे पास ये लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे जिनकी वजह से मैंने ये किया है, बट एट दी स्टेज मे बी इट्स नॉट माई आर स्टेज, अभी ये डिसीजन नहीं हमें करना चाहिए कि हम क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे जाएं, ठीक है, अभी सिर्फ क्वांटिटी को पूरा कर लें, वही काफी है। जो हमने उसकी बात की है कि प्रोडक्शन पोलियो का है, तो फॉर एग्जांपल व्हील चेयर्स ले रहे हैं तो वो किसी करने के लिए होती है, वो सब के साधन के लिए हो सकती है। सिमिलरली को व्हील स्टेक प्रोजेक्ट है तो कमर्शियल बहुत ज्यादा व्हील क्लास पे है, तो एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करेगा एज कंपेयर टू द अदर मीडिया मिडिल क्लास लेवल तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एज कंपेयर। देखिए मैंने उनके सवाल का जवाब उनके सवाल के लिहाज से दिया, आपका सवाल एक और सवाल है, उस सवाल का मतलब ये है कि आप फिर करेंगे ये काम, आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर आप एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आप उसमें वो कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि उसके अंदर आपने टाइटल ये भी शो करना चाहिए कि इस एरिया में किस एरिया का, फॉर एग्जांपल मैं स्टडी कर रही हूँ या मेरा इस प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंड AI फ्यूचर है, अब मैं अगर किसी का भी वैसे गूगल कर रही हूँ तो मैं सर्च करूँ चाइना में कैसा है, इधर कैसा है, तो अगर मैं टाइटल में डाल देंगे इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में उसकी कैसी है, इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान कैसी है, तो वो चलेगी। ये थीसिस नहीं होगा, ये आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट होगा अगर आप इस तरह करेंगे, समझिए नहीं समझ आई। देखिए आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, वो सरकार चाहती है जी कि हम अपने सिस्टम में देखें कि HRM में कैसे चीज इंप्लीमेंट होगी, ये आपको सरकार टास्किंग दे सकती है, उनके लिए प्रोजेक्ट आप ये कर सकती हैं, बट दुनिया ये इस तरह नहीं देखती, दुनिया पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके HRM में AI है या नहीं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, नोबडी इज इंटरेस्टेड, they are interested, yes, they are interested in application of AI in HRM, this is their interest। आपको मेरी बात का, आपकी सवाल का जवाब समझ आया? आप इधर दोनों में ना एक बड़े, मैंने बार बार बात की कि एक प्रोजेक्ट और एक थीसिस में एक मार्जिनल लाइन होती है, वो आपने एज अ स्टूडेंट खुद समझनी है, विद एक्सपीरियंस आपको समझ ज्यादा आएगी,
बहुत सारे ऐसे काम हम दुनिया में करते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे बॉसेस, हमारी नौकरियां हमें कहती हैं करें, ठीक है। वो थीसिस नहीं होते, वो प्रोजेक्ट्स होते हैं। थीसिस ये होता है कि आप वो काम करें जो दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल है, जनरलाइज्ड काम है, और हर बंदे में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन की एक्सेप्टेबिलिटी है। तो आपके सवाल, आपको देखो आपके टाइटल के अंदर ये चीज छुपी हुई है कि आप जो रिसर्च करना चाह रहे हैं वो ये रिसर्च करना चाह रहे हैं कि एआई की इंग्रेस एचआरएम में कैसे है और उसके क्या फायदे हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, अब ये सारी दुनिया पढ़ना चाहेगी, देखना चाहेगी, करना चाहेगी, ठीक है। जिसमें आप खुद ही कह रही हैं, चाइना भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है ना। लेकिन जब वो करने पे आते हैं तो वो उनके उनके घरेलू प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, फिर वो अपने काम के लिए, ओके जी हमें पता है इसके फायदे हैं, लॉ लेट्स डू इट इन आवर सोसाइटी एंड इट इज माय प्रोजेक्ट, इट इज माय प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको एक प्रोजेक्ट दे देगी कि जी करो, अपने फलां जगह पे फलां सेक्टर में अप्लाई कर दो, सब एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, आप अप्लाई कर दें। लेकिन जिन्होंने वो एग्जिस्ट करवाया है वो थीसिस वाले लोग थे, आपने वो काम करना है। योर लेवल इज नॉट दिस, योर लेवल इज दिस। सो वो लेवल डिसाइड करना इज स्टूडेंट वर्क एंड कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ टीचर्स एंड सुपरवाइजर्स। सही है। अच्छा, और कोई सवाल था जी? और साइंस डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंस का तो बेस है इन खतर पख्तूनख्वा, मतलब सारे इसके हुआ है। तो अब उसका काम जो है एक्चुअली लेवल का काम, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफाई किया है उन्होंने खतर पख्तूनख्वा के, ठीक है। तो मान से और स्टूडेंट्स जो उसमें और भी तरह से थे, तो सारा का सारा जो उस लड़की ने डिफाइन किया है वो उन्हीं एरियाज को लेके दिया है। तो क्या उसका थीसिस इसकी इतनी वर्थ होगी कि वो इंटरनेशनली एप्लीकेबल नहीं होगा ना। देखें खुद ही, आप खुद ही इसका जवाब आपके पास छुपा हुआ है कि कौन उसको देखना चाहेगा सिवाय के पीके में जो इंटरेस्टेड है, उसके अलावा लिमिटेड एप्लीकेशन है इस काम की। सर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव की डिफरेंस होती है, और अक्सर बार मुझे जब मैं भी बैठी होती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर, तो उसमें भी यही होता है कि जैसे रॉबर्ट लेवल से लेके नाला लेकर जो नाला समाना का पानी है उसके अंदर हैवी मेटल्स को चेक करना। तो मतलब कि क्या वो इतनी रिसर्च डेटेड 2-2 साल पहले की रिसर्च जो बच्चे करते हैं, किसी दूसरे डिफेंस अभी किया और पीछे भी जिनके हुए हैं 7 साल लगे उसकी डिग्री को फॉर 16 की बदले। तो फिर उनकी क्या वर्थ होगी इंटरनेशनल? कम है ना, देखें ना, नहीं है। अब ये इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आपको भी शायद समझ आए होंगे। वो ये है कि बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं होते, वो आते ही नहीं है 7 साल, वो आते ही आखिरी 6 महीने में, ठीक है। और फिर जब वो काम शुरू करते हैं, बेचारा टीचर भी मजबूर होता है, वो प्रेशराइज भी कर रहे होते हैं, रो भी रहे होते हैं कि मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चों को मसला हो गया, मेरे खानदान को प्रॉब्लम हो गई, मेरी माँ को मसला हो गया, मैंने बाहर जाना है, मैंने अंदर आना है, 100 चीजें वो अपनी मसले बताते हैं, ये। अब वो बेचारा टीचर जो सुपरवाइजर है ना, वो मजबूर होता है, वो उसको ले तो जाता डिफेंस के अंदर, ठीक है, क्या करे वो। बाहर नहीं जा सकते ना, वो इतना ज्यादा उनका स्कोप नहीं है कि वो फैमिली जब चाहिए उनको, हाँ, वो जो रीचेबल एरिया में नहीं जाएगा। एग्री। जाहिर सी बात है जब वो सर्विस उन्होंने यहीं से करनी है, तो जाहिर सी बात है कि उनका स्कोप भी लिमिटेड हो जाएगा, तो फिर सैम्पलिंग के लिए होता नहीं, है। आप देखें यहाँ पे आती है वो हिकमत कि अब वो जो आपने सैम्पलिंग के लिए जो आप उसके पीछे थ्योरी लेकर आ रहे हैं कि जी ये जो एरिया मैं टारगेट कर रहा हूँ, इसमें जो मैं चीज ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ इस एरिया में ही नहीं है, वो तो दुनिया भर में एप्लीकेबल है शायद। इस चीज को लेकर आना तो आपका काम है ना। आप उसकी लिमिट कितनी, आप उसमें लिमिटेशंस डालते हैं, ये तो मेरा और सुपरवाइजर का काम है कि हम दोनों ने मिलकर डिसाइड करना है कि हम इतने कुएं के मेंढक बन जाएंगे, हम कहें नहीं बस यही है और इसी पे काम करना है, चाहे दुनिया में है या नहीं है। एक है कि नहीं, मैं सोचूं कि ओके जी सैंपल तो यही है, लेकिन ये सैंपल सिर्फ मेरे पास नहीं है, इसी तरह का सैंपल अमेरिका में भी है, इसी तरह का सैंपल अफ्रीका में भी है, इसी तरह का सैंपल इंडिया में भी है, इसी तरह का सैंपल चाइना में भी है। तो माई रिसर्च वुड बी एप्लीकेबल टू देम एज वेल इफ आई मेक इट लाइक दैट, एंड अकॉर्डिंगली आई इंक्लूड दोज फैक्टर्स जो ये चीज मेरी रिसर्च के अंदर ले आए। मेरी बात करते हुए मैं बात करूं, मैं ग्लोबल बात करूं, मैं लोकल बात ना करूं। तो जितना मैं ग्लोबल बात करूंगा उतना मेरे बात की असर ज्यादा होगा, ज्यादा लोग उस पर काम भी करेंगे और मुझे कोट भी करेंगे। जितना मैं लोकल होता जाऊंगा, देखिए अब ये एक फजी टर्म है ना, आप 1 से लेके 0 तक आपके पास लेवल है, आप कितने अच्छे हैं 1 पे जा सकते हैं, ये आपका और आपके फैकल्टी का काम है। इसीलिए जीईसी बनती है, जिसको हम ग्रेजुएट स्टडी कमेटी कहते हैं या रिसर्च कमेटी कहते हैं। वो यही तो इंश्योर कर रही होती है, दे आर एक्सपीरियंस पीपल, they know the in and out of the system, so they try to adjust that person based on that student। वो बार को सेट करते हैं, क्या ये स्टूडेंट कितने पानी में है, क्या ये वो काम कर सकता है जो 1 लेवल का है,
या मुझे से अपना लेवल नीचे लाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, 0.2 पे सेट करूँ जाके तो ये सेट होगा। ये डिपेंड करता है ना, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। और ये बार जो है वो हाईएस्ट लेवल पे जा सकती है। आपको अपने ही डिपार्टमेंट ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, आपने कहा यार ये तो इसने वो काम कर दिया जो कि दुनिया में माना जाएगा। एक होगा जो बिल्कुल 0.001 वाला काम भी होगा, जो कि इस तरह रो पीट के निकला होगा सिस्टम से कि मैं ये मसला वो मसला, ये हो गया वो हो गया। एंड ऑफ कोर्स टीचर्स भी बाजू का दोनों भी करते हैं। आई वुड नॉट सेव देम एज वेल। देयर आर सुपरवाइजर्स हु ट्राई टू, फ्लॉज होते हैं, तो ये है ना, प्रॉब्लम्स है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लोग खुद फील कर लेते हैं सारा कुछ, तो ये करते हैं, ये हो सकते हैं। अगेन मैं कहूँ देखो बार है 0 से 1 वाली, और ये एक फर्जी टर्म है। अब स्टूडेंट तो चाहेगा कि मैं कुछ ना किए बगैर सिस्टम से निकल जाऊं। मेंबर्स जो है वो कितने ईमानदार हैं, कितने मुखलिस हैं, और फिर कितने उसको 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 चेक कर सकते हैं, वो उस बार को अप करेंगे। ठीक है, तो और फिर से और क्वालिटी एश्योरेंस के लोग भी सिस्टम में होते हैं। जिस तरह आप अगर ओपन डिफेंस हो रहा है 10 लोग और आके बैठेंगे, वो और बार को अप करेंगे, कहेंगे नहीं पास नहीं हुआ जी, दोबारा अपीयर हो। आप रोके ना मैडम, रोके उनको, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। आपको 1 to 1 आई कांटेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, आप तो बात ही ठीक नहीं कर रहे या कर रहे हैं, आप इस तरह तो नहीं। अगेन ये उस कमेटी का काम है, उसको गाइड भी करें और उसको बताएं कि जी गलत है ये, इस पे पास नहीं हो सकते आप। मैंने अगेन का वेरिएबल्स है ना, देखें स्टूडेंट, टीचर्स, जीसी मेंबर्स एंड ऑल एवरीबॉडी हु इज अटेंडिंग दैट डिफेंस, दैट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ डीन तक लोग, वीसी तक लोग बैठे हुए हैं, उनका भी काम है कि वो इसको चेक करेंगे। अगर कुछ टीचर्स भी अगर बीच में कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको रोका जाए। समझ रही आप सही कह रही हैं, ऐसा बिल्कुल होता है और हो सकता है, लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि जनरली एप्लीकेबल नहीं है। होता क्या है देखें, इस एक्सटर्नल इंटरनल का काम होता है कि उन्होंने चीरना फाड़ना है उसको, लेकिन सुपरवाइजर के दोस्त बुलाए जा सकते हैं। दे ट्राई, ही और शी, अगर वो वीक है, देखें अगर तो अच्छा सुपरवाइजर है ना, वो कभी ये काम नहीं करेगा। और एक कमेटी, एक आपके यूनिवर्सिटी में एक बॉडी है जो आपका पीजी ऑफिस है, जो आपका वहाँ पे पीजी का जो इंचार्ज है या जो वहाँ पे रिसर्च को देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि दैट कमेटी विच इज फॉर्म्ड एट द एंड should not be inspired by the supervisor. The names, randomly 5 नाम है, कोई नाम क्लिक करें और उसको आना चाहिए। अब वो देखें ना, अब वो डिपेंड करता है, वो क्यों, वो अब डिपेंड करता है ना, दैट फॉर दैट पर्पस होल कमिटीज आर मेड। उनके भी चेक, ऊपर चेक करने वाले लोग हैं। अगर ऐसी कोई चीज आपको नजर आती है, आप हाईलाइट कर सकती हैं अपने सिस्टम में, कंसर्न बंदे को। क्वालिटी एश्योरेंस सेल होता है, क्यूसी सेल होता है, उनको इंडिकेट करेंगे जी ये गलत चीज हो रही है यूनिवर्सिटी में। मसला कहाँ पे होता है कि हम चुप हो जाते हैं, सारे ही चुप हो जाते हैं। दैट क्वेश्चन मार्क, देखें सिस्टम है वो हमेशा फ्लटर करेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ दुनिया में लोग करते ही करते हैं। अब काम क्या है कि जो 5-6 लोग और देख रहे हैं ना, वो चुप होके ना बैठे, वो हाईलाइट करेंगे ये गलत है। अगर तो उन्होंने हाईलाइट कर दिया तो वो नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाएगा, नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम और खराब होगा, और खराब होगा, और आहिस्ता 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 वो स्टेज आ जाएगी जो शायद अभी आप बयान कर। ठीक है, तो अब ये सिस्टम में मौजूद लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सिंसियरिटी से अपने दिए गए पैसे को हलाल करें। ठीक है, बट आई कैन रिपीट, 99% सुपरवाइजर ऐसे नहीं होते। ठीक है, वो 1% लोग होते हैं। और शायद हमें जब हम कोई बुरी चीज देखते हैं ना, तो हमें वो अच्छी चीज बिल्कुल छुप जाती है सिस्टम के अंदर। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हों, अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन आप चूंकि नजर ही वही आई है तो आपने वही हाईलाइट की है, तो अब उससे हम सब यही सोच रहे हैं कि शायद सारी चीजें गलत हों, लेकिन आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी गलत चीज नजर आए, में से किसी को भी नजर आए, हमें उसे वही 3 तरीके हैं, हाथ से रोका जाए या जुबान से रोका जाए, या एटलीस्ट दिल में तो बुरा आप मान ही रही है, तो कम से कम ये काम कर दिया जाए। तो ये अब अगेन हमारी तकवा और ईमान का लेवल है जिस पे हम, जिस हद तक हम कर सकते। ठीक है ना, आपका नाम क्या, सॉरी? समन, अनम समन, एक ही बात। ठीक है, आप हंस रही थी उसके सवाल के जवाब में।
कौन सी वाले उन्होंने बहुत सारे जवाब ऐसे दिए जिनके कंसल्ट में अच्छा तो फिर ठीक है। ठीक है जी, आई होप आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए सारे, हम आगे चलें। क्योंकि अभी मैं स्कोपस अभी तक मैंने कवर नहीं किया, स्कोपस मैंने कवर करना है, तो नहीं आज ही करते हैं ताकि आज एक चीज हमारी पूरी हो जाए। ओके जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है सर। फैजान आप सुन भी रहे हैं, समझ भी आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल समझ आ रही है। बस सिर्फ ये कि सर ये जो मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा था वो हमें उस ऑडियो में इतना क्लियर नहीं समझ आया कि क्वेश्चन क्या था। बाकी उसका आपका जो रिस्पांस था वो हमें कुछ समझ आ रही थी ठीक है, कि सर ये उनका आप उनका क्या बात। सवाल ये था, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। वो ये कहनी थी कि एक उन्होंने एक डिफेंस अटेंड किया, वो उन्होंने ये कोट किया कि जिस डिफेंस में सारे मिले हुए थे, इंटरनल एक्सटर्नल सवाल नहीं पूछ रहे थे और स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं किया हुआ था, फिर भी पास हो गया। ठीक है फैजान? सर मेरे ख्याल में ये काम करने के लिए भी सर स्टूडेंट को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मतलब हाँ हाँ हाँ, ये ये भी भी है कोई आपका बहुत पॉइंट, ये आसान काम आसान नहीं नहीं है, ये काम आसान नहीं है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं और अगर हमें नजर आए तो उनको हाईलाइट करना चाहिए। सवाल मेरा मेरा जवाब इसके अराउंड था। ठीक है जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने अभी वेब ऑफ साइंस कवर कर लिया है और मैंने आपके कुछ सवाल थे उनके जवाब भी दे दिए हैं। और अब हम चले जाते हैं कि अदर देन वेब ऑफ साइंस कुछ और सोर्सेज भी हैं जो कि हमें क्वालिटी बताती हैं। ठीक है, किसकी क्लास है? तो आप तो आए इतना लेट से मेरी क्लास में, तो आपको तो वैसे ही एक्स्ट्रा टाइम बैठना चाहिए। तो जस्ट मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए, 10 हम फिर फिनिश करते हैं। स्कोपस पे चले जाते हैं और स्कोपस को देखते हैं कि जी ये क्या चीज है। देखिए राइट साइड पे अगर हम थोड़ा पढ़े तो यहाँ पे आपको ये विजिबल है जी ऑनलाइन भी सबको? सर ये इम्पैक्ट फैक्टर का आपने जिससे फार्मूला कोड में इम्पैक्ट साइड स्कोर का भी ऐसे जी सर विजिबल है। साइड स्कोर का फॉर्मूला अभी मेरे ख्याल में हमें फॉर्मूलों में तो नहीं जाना चाहिए, बट ये कि उसमें यही सेम चीज जो है फॉर नॉट फॉर अ जर्नल बट फॉर इंडिविजुअल आर्टिकल्स होती है। ठीक है, आर्टिकल की, क्योंकि हर आर्टिकल को देख रहे होते हैं आप, तो यहाँ पे अब हर आर्टिकल की साइटेशन जो है वो काउंट हो रही होती है। तो एवरेज साइटेशन देखिए होगा क्या कि एक जर्नल है उसके अंदर टोटल आर्टिकल्स देखे जाएंगे, खोले जाएंगे और हर आर्टिकल की साइटेशन को ऊपर रखा जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो उसका एवरेज साइटेशन स्कोर आ जाएगा। से आपका एक आर्टिकल है वो 10, उसको 10 साइट्स मिले, दूसरे को 20 मिले हैं। ठीक है, तो 10 बाय टोटल पब्लिश हुआ आर्टिकल 200, तो 10 बाय 200 इज फॉर द पेपर 1, 20 बाय 100 इज बाय पेपर 2, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज साइटेशन आ गई उस जर्नल के एवरेज आर्टिकल्स। एक है जिसको 0 मिले तो उसकी 0 हो गई। ठीक है, तो आप सारे जमा करते जाए, जितने ज्यादा